हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ए टू जेड एनसीईआरटी फैक्ट्स में। आज हमारा टॉपिक है एनसीईआरटी भूगोल क्लास 12। तो 12वां क्लास का भूगोल आज हमारा टॉपिक है, जिसमें आज हम लोग मूल रूप से देखने वाले हैं चैप्टर 3। तो 12वां क्लास का भूगोल में ह्यूमन ज्योग्राफी जो भूगोल है आपका, उसका पार्ट नंबर 3 का नाम है मानव विकास। तो मानव विकास अर्थात ह्यूमन डेवलपमेंट। तो इस चैप्टर के बारे में थोड़ा बहुत डिटेल और इसका हम लोग देखेंगे 20 एमसीक्यू। तो ये सवाल आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट साबित होंगे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। बाकी जो आपका थ्योरी वर्जन है वो आपका थ्योरी पोर्शन में लिखने के लिए भी आपका काफ़ी यूजफुल होगा। तो चैनल में आप लोग नए हैं तो ज़रूर आप जुड़ जाएं और बाकी वीडियोज़ का भी फायदा उठाएं। 12वां क्लास का आर्ट्स का कंप्लीट तैयारी आपको कराया जा रहा है। तो पहला टॉपिक जो है इस सब्जेक्ट का, अब वो क्या है वो हम लोग देखते हैं इस चैप्टर का। तो पहला टॉपिक है हमारा वृद्धि। तो वृद्धि क्या होता है वो हम लोग देख लेते हैं। वृद्धि और विकास, विकास और वृद्धि, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो इसमें से ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में वृद्धि का अर्थ क्या है वो जरा हम लोग देख लें। तो जो वृद्धि जो आपका होता है वो एक मात्रात्मक होता है। वृद्धि जो है वो मात्रा का बढ़ना होता है। वृद्धि मतलब हम लोग बढ़ना जो जानते हैं, तो मात्रात्मक और मूल्य निरपेक्ष होती है। इसमें अंतर वाली बात बता रहे हैं आपको। वृद्धि कभी भी आपका जो अमाउंट बढ़ता है वो होता है, यह धनात्मक और ऋणात्मक दोनों हो सकता है। अगर वृद्धि धनात्मक है इसका मतलब बढ़ रहा है, और वृद्धि ऋणात्मक है इसका मतलब घट रहा है। जैसे किसी शहर की जनसंख्या का घटना या फिर बढ़ना, ये किसका उदाहरण है? ये वृद्धि का उदाहरण है। यानी यह मूल्य निरपेक्ष है, यह मात्रात्मक होती है। और उसी तरह से उसी का अपोजिट विकास जो है वह कोई मात्रात्मक परिवर्तन नहीं बल्कि गुणात्मक परिवर्तन है। अगर आपसे कोई वृद्धि के बारे में पूछे तो आप कह सकते हैं कि वृद्धि एक मात्रात्मक परिवर्तन होता है जो धनात्मक या ऋणात्मक हो सकता है, और विकास एक गुणात्मक परिवर्तन होता है। विकास क्या है? एक गुणात्मक परिवर्तन जो हमेशा मूल्य के सापेक्ष होता है। इसका अर्थ हमेशा सकारात्मक और वांछनीय परिवर्तन, यानी जैसा बदलाव हम लोग चाहते हैं उसे विकास कहते हैं। अगर हम लोग नेगेटिव में जाए तो उसे विकास नहीं कहेंगे। विकास तब तक नहीं हो सकता जब तक कि वर्तमान दशाओं में सकारात्मक वृद्धि ना हो, यानी जैसा हम लोग को चाहिए वृद्धि वैसा ना हो तो उसे विकास नहीं बोलेंगे पक्के तौर पर। तो वृद्धि और विकास में क्या फर्क है? विकास आपका एक गुणात्मक बदलाव है और वृद्धि आपका एक मात्रात्मक बदलाव है। उदाहरण के लिए, यदि किसी शहर की जनसंख्या बढ़ती है लेकिन लोगों की जीवन गुणवत्ता में गिरावट आती है, वहां लोगों का जो डेली लाइफ है उसका क्वालिटी में गिरावट आएगा, तो इसे विकास नहीं कहेंगे। विकास तभी होगा जब जनसंख्या बढ़ने के साथ साथ सुविधाओं में भी वृद्धि हो, जिससे जीवन स्तर बेहतर हो और लोग अच्छी जिंदगी जी सकें, उसे हम लोग विकास कहेंगे। तो ये रहा वृद्धि और विकास, जिसे आप अपने नोट कॉपी में लिख सकते हैं। अब हम लोग देखते हैं मानव विकास के बारे में। तो मानव विकास की अवधारणा, कॉन्सेप्ट ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट, ये क्या है ये हम लोग देखें। तो देखिए, मानव विकास का मूल विचार समता पर आधारित है कि सारे दुनिया में जितने भी इंसान हैं उनको सभी को बराबरी का सुविधा का हक है। यही है मानव विकास का मेन आधार। मानव विकास एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें लोगों के विकल्पों में वृद्धि की जाती है जिससे वे सम्मानजनक जीवन जी सके, यानी उनके जीवन में ऑप्शंस में वृद्धि की जाती है जिससे वे इज्जत की जिंदगी जी सके। मानव विकास का अर्थ है ऐसे जीवन का निर्माण करना जिसमें लोग सार्थक उद्देश्य पूरा कर सके। वे जो चाहते हैं अपने जीवन में पूरा करना, जो पूरा करना भी चाहिए उसे पूरा कर सके। मानव विकास के प्रतिपादक डॉक्टर महबूबुल हक पाकिस्तानी अर्थशास्त्री और प्रोफेसर अमर्त्य सेन भारतीय अर्थशास्त्री। डॉक्टर महबूबुल हक के अनुसार मानव विकास एक ऐसा विकास है जो लोगों के विकल्पों में वृद्धि करता है और उनके जीवन में सुधार लाता है। अमर्त्य सेन के अनुसार विकास का मुख्य लक्ष्य स्वतंत्रता में वृद्धि करना, आजादी में बढ़ाना, और स्वतंत्रता का मतलब है गरीबी, बीमारी, अज्ञानता और सामाजिक बंधनों से मुक्ति। तो ये दोनों के दोनों अर्थशास्त्रियों ने मानव विकास को बहुत अच्छे तरीके से परिभाषित किया है, जो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित होगा। तो आप इनके परिभाषा को आप दिमाग में रखें और इसे नोट कॉपी में नोट डाउन करें, यह आपका काम आने वाला है। अगला सवाल है मानव विकास, अगला टॉपिक है मानव विकास के स्तंभ, यानी पिलर्स ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। तो मानव विकास में क्या क्या मेन थीम्स हैं, क्या क्या मेन चीज़ें हैं वो हम लोग देखते हैं। तो मानव विकास के 4 प्रमुख स्तंभ हैं। पहला है समता, दूसरा है सतत पोषणीयता, तीसरा है उत्पादकता, और फिर है सशक्तिकरण। एक एक के बारे में देखते हैं। मानव विकास के 4 मूल चीज़ हैं। समता का मतलब है कि प्रत्येक व्यक्ति को उपलब्ध अवसरों के लिए समान पहुंच मिले, यानी सबको बराबर का मौका मिले, चाहे वह लिंग, नस्ल, आय, जाति के आधार पर कुछ भी हो। किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होना चाहिए, सबको मौका मिलना चाहिए विकास का, तभी तो सब कोई एक अच्छे जीवन स्तर पर जाएंगे। दूसरा है सतत पोषणीयता। इसका अर्थ है
अवसरों की उपलब्धता में निरंतरता, इसका मतलब ये मौके हमेशा मिलने चाहिए, प्रत्येक पीढ़ी को मिलना चाहिए, प्रत्येक पीढ़ी को समान अवसर। ऐसा नहीं कि हम लोग सारे संसाधन खत्म कर दें, आने वाले के लिए बचे ही नहीं। संसाधनों का उपयोग इस तरह से करना चाहिए कि भविष्य की पीढ़ियों के लिए भी उपलब्ध रहे। पर्यावरणीय, वित्तीय और मानव संसाधनों का सही उपयोग जरूरी है। ये हुआ आपका सतत पोषणीयता यानी कंटिन्यूटी, सस्टेबिलिटी। अब तीसरा है आपका उत्पादकता, प्रोडक्टिविटी। इसका संबंध मानव श्रम उत्पादकता से है। लोगों को सक्षम बनाकर उनके ज्ञान में वृद्धि करके उत्पादकता बढ़ाई जा सकती है। देखिए, एक आदमी इंजीनियर बनने के बाद अपना काबिलियत ज़्यादा दिखाता है, और एक आदमी अगर मजदूर रहे तो उसका काम का क्षमता कम होता है। तो ज्ञान में वृद्धि बनाकर उसका उत्पादकता बढ़ा सकते हैं। लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा, शिक्षा, प्रशिक्षण प्रदान करके उनकी क्षमता बढ़ा सकते हैं। ये रहा आपका उत्पादकता। फिर सशक्तिकरण, इंपावरमेंट। इसका अर्थ है विकल्प चुनने के लिए शक्ति प्रदान करना। यह शक्ति स्वतंत्रता और क्षमता से आती है। अगर उनमें काबिलियत होगा तभी उनके पास ऑप्शंस होगा, नहीं तो उनके पास मजबूरी होगा कि जो विकल्प मिल रहा है उसी को चुन लिया जाए। इसीलिए उनको अगर हम लोग ट्रेंड करेंगे, सशक्तिकरण, इंपावरमेंट अगर उनको देंगे तो यही वे लोग चुन सकते हैं। तो ये हुआ मानव विकास के 4 स्तंभ। इसे आप लोग जरूर नोट डाउन कर लें। अगला सवाल है, अगला टॉपिक है मानव विकास के उपागम यानी अप्रोचेस टू ह्यूमन डेवलपमेंट। मानव विकास के उपागमों में एक है आय उपागम, एक है कल्याण उपागम, एक है आधारभूत आवश्यकता उपागम, एक है क्षमता उपागम। यानी इसके ह्यूमन डेवलपमेंट का स्टडी जो है उसके 4 अप्रोचेज हैं। इनकम अप्रोच, वेलफेयर अप्रोच, बेसिक नीड अप्रोच, कैपेबिलिटी अप्रोच। तो चारों के बारे में हम लोग को डिटेल देखना चाहिए होगा। तो पहला जो है वो आपका क्या है, आय उपागम। आय उपागम में क्या है, यह मानव विकास के सबसे पुराने उपागमों में से एक है। इसमें मानव विकास को आय के साथ जोड़ा जाता है। जितना ज़्यादा इनकम उतना ज़्यादा मानव विकास। ऐसा माना जाता है कि आय का स्तर जितना अधिक होगा मानव विकास का स्तर भी उतना ही अधिक होगा। यह उपागम लोगों की स्वतंत्रता पर ध्यान केंद्रित करता है, क्योंकि अधिक आय से व्यक्ति अधिक विकल्प चुन सकता है। तो ये हुआ आय उपागम, जो सबसे पुराने उपागमों में से, अप्रोचेज में से एक है, जिसमें से मानव विकास को सीधे इनकम से जोड़ा जाता है। दूसरा उपागम है कल्याण यानी वेलफेयर अप्रोच। यह उपागम मानव को लाभार्थी मानता है। विकास के सभी कार्यों को सरकार के हाथ में देखता है, यानी जो करेगा सरकार करेगा। सरकार शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षा और सुख सुविधाओं पर अधिकतम व्यय करके मानव विकास को उच्चतम स्तर प्राप्त करती है। इसमें लोग निष्क्रिय लाभार्थी होते हैं और सरकार सक्रिय प्रदाता। यानी लाभार्थी लोग होते हैं और सरकार प्रदाता होता है, और इसमें सरकार जैसा चाहेगा वैसा ही विकास होगा। कल्याण उपागम में सरकार पर डिपेंड करता है कि सरकार कितना कैसा सुविधा देता है, शिक्षा का, स्वास्थ्य का, सामाजिक सुरक्षा, सुख सुविधा का, जिससे लोग अधिकतम आय, अधिकतम जीवन स्तर का उच्च स्तर प्राप्त कर सकते हैं। ये हुआ कल्याण उपागम। तीसरा उपागम जो है वो है आधारभूत आवश्यकता उपागम, बेसिक नीड्स अप्रोच। यह उपागम अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन द्वारा प्रतिपादित किया गया था। इसमें 6 आधारभूत आवश्यकताओं को चिन्हित किया गया है। पहला स्वास्थ्य, शिक्षा, भोजन, जलापूर्ति, स्वच्छता, आवास। इन, अब देखिए इतना हुआ 6। तो इन उपागम में मानव विकल्पों की उपेक्षा की जाती है, यानी क्या चुनेगा इससे मतलब नहीं है। इसका जोर न्यूनतम आवश्यकताओं को पूरा करने पर है, यानी इतना चीज तो कंप्लीट एकदम एनी हाउ करना ही करना है, तब जाके आदमी विकास का पहला पायदान में चढ़ेगा। स्वास्थ्य, शिक्षा, भोजन, जलापूर्ति, स्वच्छता और आवास। तो ये रहा आधारभूत आवश्यकता उपागम। अब देखते हैं क्षमता उपागम। ये जो क्षमता उपागम में क्या है, कैपेबिलिटी अप्रोच। प्रोफेसर अमर्त्य सेन द्वारा इस उपागम का समर्थन किया गया है। इसमें मानव क्षमताओं का निर्माण करने पर जोर दिया जाता है, जैसे स्वास्थ्य, शिक्षा, संसाधनों तक पहुंच। इसमें मानव का कैपेबिलिटी, ऐसा नहीं कि वेलफेयर जैसा सरकार केवल काबिल रहेगा। इसका उद्देश्य लोगों की उन क्षमताओं को बढ़ाना है जो उन्हें एक स्वस्थ और उत्पादक जीवन जीने के लिए आवश्यक है। अगला है आपका मानव विकास का मापन। मानव विकास को कैसे मापते हैं, तो देखिए, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, यूनाइटेड नेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम 1990 से प्रतिवर्ष मानव विकास रिपोर्ट, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट प्रकाशित करता है। तो यह रिपोर्ट मानव विकास सूचकांक यानी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स पर आधारित होती है। अब जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है ये एक संकेतक है। यह 3 चीजों पर आधारित एक सूचकांक है। पहला है स्वास्थ्य, फिर है शिक्षा और फिर है संसाधनों तक पहुंच। और ये प्रत्येक का जो जोर है वो कितना है, प्रत्येक का योगदान, तो प्रत्येक का योगदान 1/3 है, और तीनों मिला के कितना हो जाएगा, तीनों मिला के 1 हो जाएगा, तीनों मिला के। अब देखते हैं स्वास्थ्य।
इसे जन्म के समय जीवन प्रत्याशा यानी लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ कि कितना दिन जीवन जिएगा आदमी, उससे मापा जाता है। उच्च जीवन प्रत्याशा का अर्थ है बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं और लंबा जीवन। बेहतर स्वास्थ्य सुविधा रहेगा तभी तो लंबा जीवन रहेगा, तो ये एक माप है। फिर है एजुकेशन, वयस्क साक्षरता दर, एडल्ट लिटरेसी रेट और सकल नामांकन अनुपात ग्रोस इनरोलमेंट रेशियो द्वारा मापा जाता है। ज्ञान तक मानव का पहुंच एक महत्वपूर्ण पहलू है, मानव विकास का एक महत्वपूर्ण पहलू है। अब देखिए, पहला में आपका मापा गया जीवन प्रत्याशा, दूसरा में आपका लिटरेसी रेट और इनरोलमेंट यानी कितना एडमिशन हो रहा है, तीसरा संसाधनों तक पहुंच, इसे प्रति व्यक्ति आय में मापा जाता है। प्रति व्यक्ति आय मतलब प्रत्येक आदमी का क्रय शक्ति और जीवन का स्तर को यह दर्शाता है। तो इस प्रकार यहाँ आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ जो HDI है इसमें से साफ साफ एक स्वास्थ्य है, साफ साफ एक स्वास्थ्य है, एक शिक्षा है, एक संसाधनों तक पहुंच है। स्वास्थ्य में आपका क्या है, जीवन प्रत्याशा, शिक्षा में आपका वयस्क साक्षरता दर और सकल नामांकन अनुपात, और संसाधनों तक पहुंच में क्या है, प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय। इसी से आपका मापा जाता है। तीनों का कितना है वेटेज, तो वेटेज है 1/3। तो ये भी पूछ सकता है कि तीनों का वेटेज कितना है। अब देखिए, मानव विकास सूचकांक का स्कोर कितना होता है, तो स्कोर 0 और 1 के बीच में होता है। 0 और 1 के बीच, 1 के जितना करीब विकास का स्तर उतना उच्च होता है। तो अत्यधिक उच्च विकास को 0.80 से ऊपर, उच्च विकास को 0.700 से 799 तक, मध्यम वाला को 550 से आपका 699 पॉइंट के बाद है, और निम्न वाला को 0.549 से नीचे। इंडिया का 2023-24 में 134वां नंबर था 193 देश में, और टॉप में कौन था, स्विट्जरलैंड। और 2024-25 में इंडिया का है 130वां नंबर 193 में। तो बुक में आपको मिलेगा 134 वाला, यहाँ लेटेस्ट वाला जो है वो 130वां है। और टॉप में कौन है 2024-25 में, तो वह है आइसलैंड, पूरा दुनिया में सबसे टॉप में। तो इंडिया का पोजीशन इसमें थोड़ा गड़बड़ तो जरूर है। अब देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय तुलनाएं। उच्च विकास वाले देश उच्च निवेश और स्वास्थ्य क्षेत्र में उच्च, यानी उच्च शिक्षा में और स्वास्थ्य में उच्च निवेश करते हैं। और सरकार द्वारा सुशासन और राजनीतिक शिक्षा यानी किस तरह से हम लोग बढ़ा सकते हैं वो है। पिछली शताब्दी में उपनिवेशवाद से हुए मुक्त देश जैसे नॉर्वे, आयरलैंड, स्विट्जरलैंड, आइसलैंड, जर्मनी, ये बहुत हाई लेवल में है। मध्यम विकास वाले देश, ये सब उच्च वाले देश हैं। उसके बाद मध्यम वाले देश कौन कौन से हैं उसे देखते हैं। मध्यम वाले देश, इनमें अधिकांश देश दूसरी दुनिया या फिर युद्ध के बाद विकसित हुए हैं। ये सामाजिक राजनीतिक अस्थिरता और उच्च सामाजिक भेदभाव का सामना करते हैं, जैसे भारत, श्रीलंका, फिजी और भूटान। और निम्न वाला में कौन कौन है, जैसे नाइजर, चाड, सियरा लियोन, ये अफ्रीकी देश है। तो उच्च वाले में कुछ है जहां शिक्षा में ज्यादा निवेश है, निम्न वाले में जहां शिक्षा में कम निवेश है, राजनीतिक अस्थिरता है, और मध्यम वाले में और निम्न वाले में गृह युद्ध है, अकाल है, बीमारी है, राजनीतिक अस्थिरता है। तो सभी प्रकार के देशों का यहाँ उदाहरण दिया हुआ है कि कौन कौन से किस प्रकार से देश हैं। अब हम लोग बढ़ते हैं इस चैप्टर से जुड़े MCQ प्रश्न की ओर। तो MCQ प्रश्न हम लोग देखेंगे इस चैप्टर का, और उन सवालों की संख्या हो जाएगी कितनी, तो 20। तो पहला सवाल हम लोग देखते हैं इस टॉपिक का। सवाल कहता है, मानव विकास की अवधारणा किसने प्रस्तुत किया? अमर्त्य सेन, महबूबुल हक, LNC सैम्पल, ग्रिफिथ टेलर। तो मानव विकास की अवधारणा प्रस्तुत करने वाले कौन है? तो डॉक्टर महबूबुल हक, पाकिस्तानी अर्थशास्त्री, 1990 में ये प्रस्तुत किए थे। अगला सवाल है, मानव विकास सूचकांक यानी HDI में कौन सा संकेतक नहीं है? शिक्षा, स्वास्थ्य, प्रति व्यक्ति या शहरीकरण का स्तर। तो ये तीनों के तीनों पहला है शहरीकरण का स्तर छोड़ा के, और इसमें से जो 3 आयाम है स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर, इसमें जीवन प्रत्याशा स्वास्थ्य में, और फिर आपका प्रौढ़ साक्षरता दर, सकल नामांकन अनुपात, और तीसरे में प्रति व्यक्ति आय। अगला सवाल है, निम्न में से कौन मानव विकास के स्तंभों में से एक नहीं है? समता, सतत पोषणीयता, उत्पादकता, जनसंख्या घनत्व। तो स्तंभ में 4 हैं, 4 में से एक जनसंख्या घनत्व नहीं है। स्तंभ में एक है समता, सतत पोषणीयता, एक है उत्पादकता और एक है सशक्तिकरण। जनसंख्या घनत्व बिल्कुल नहीं है। अगला सवाल है, मानव विकास सूचकांक HDI किसके द्वारा मापी जाती है? विश्व बैंक, IMF, UNDP या WTO। तो HDI मापता कौन है? तो वह मापता है संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, UNDP। मानव विकास सूचकांक में किस संकेतक का उपयोग नहीं किया जा सकता है? जन्म समय, जीवन प्रत्याशा, प्रति व्यक्ति आय, वयस्क साक्षरता दर या फिर GDP वृद्धि दर। तो जवाब है GDP वृद्धि दर का इस मानव विकास से कोई ताल्लुक नहीं है, क्योंकि ये देश का समग्र विकास की बात करता है।
अगला सवाल है, निम्न में से कौन सा उपागम विकास के सबसे पुराने उपागम में से है? आय, कल्याण, आधारभूत क्षमता, आवश्यकता या फिर क्षमता उपागम। तो आय उपागम सबसे पुराना है, जिसमें से इनकम को ही विकास के साथ जोड़ा जाता है। अगला सवाल, कौन सा देश मानव विकास सूचकांक में शीर्ष है नवीनतम डाटा में? नॉर्वे, स्विट्जरलैंड, आयरलैंड या फिर आइसलैंड। तो नवीनतम में कौन है? तो नवीनतम में आइसलैंड है, आपको ऊपर बताया गया है। यहाँ पर देख सकते हैं आइसलैंड सबसे एक में है, फिर नॉर्वे आपका किस में है? तो नॉर्वे आपका दूसरा में है, और फिर अमेरिका किस में है? तो 17वां में, और भारत कैवा में है? तो भारत है 130वां में। अगला सवाल, निम्न में से कौन सा विकास क्षमता उपागम में से संबंधित है? अमर्त्य सेन, महबूबुल हक, डडली स्टेम, एडवर्स हंटिंगटन। तो सही जवाब है अमर्त्य सेन क्षमता उपागम का प्रतिपादन किए हैं, चौथे वाले का। मानव विकास सूचकांक में अधिकतम मान क्या होता है? 0.5, 1.0, 5.0, 10.0। तो मैक्सिमम क्या हो सकता है? 0 से 1 तक होता है, यानी अधिकतम उच्च है। मानव विकास रिपोर्ट में किस वर्ष से मानव विकास सूचकांक को शामिल किया गया है? 80, 90, 2000, 2010। तो कब से शामिल किया गया है? तो 1990 से यह प्रकाशित हो रहा है। अगला सवाल है, मानव विकास की निम्न में से कौन सी अवस्था सबसे कम विकास को दर्शाती है? सबसे कम विकास को, उच्च विकास, मध्यम, निम्न या अति उच्च। तो सबसे कम को कौन दर्शाएगा? तो निम्न वाला दर्शाएगा, 0.549 से नीचे। अगला सवाल है, आधारभूत आवश्यकता उपागम यानी बेसिक नीड्स अप्रोच को किस संगठन ने प्रस्तावित किया था? वो WHO, ILO, यूनिसेफ या विश्व बैंक। तो आधारभूत आवश्यकता उपागम को प्रस्तुत करने वाला कौन है? ILO यानी अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। तो अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ने आधारभूत आवश्यकता उपागम का प्रस्ताव रखा, जिसमें 6 न्यूनतम आवश्यकता स्वास्थ्य, शिक्षा, भोजन, जलापूर्ति, स्वच्छता और आवास पर जोर दिया गया। अगला सवाल है, मानव विकास को मापने के लिए उपयोग किए जाने वाले 3 आयाम क्या हैं? आय, जनसंख्या, प्रौद्योगिकी, स्वास्थ्य, शिक्षा, संसाधन, स्वास्थ्य, शिक्षा, जीवन स्तर, आर्थिक विकास, सामाजिक न्याय, पर्यावरण। तो इसमें से ऑप्शन सी आपका सबसे बेहतर दिख रहा है, स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर, यही आपका मैच कर रहा है SDI के इंडेक्स से। अगला सवाल है, सकल राष्ट्रीय प्रसन्नता यानी हैप्पीनेस के आधार पर कौन अपने देश का विकास मापता है? किस देश का अनूठा माप है? जापान, चीन, भूटान या फिर भारत। तो ये किसका है? तो ये भूटान का है। भूटान विश्व का एकमात्र देश है जिसने सकल राष्ट्रीय प्रसन्नता, ग्रोस नेशनल हैप्पीनेस को अपनी प्रगति के आधारिक माप के रूप में घोषित किया है, यानी जितने ज़्यादा लोग खुश होंगे उतने ज़्यादा विकसित होंगे, जो भौतिक आध्यात्मिक कल्याण दोनों पर केंद्रित है। अगला सवाल, मानव विकास रिपोर्ट 2024-25 के अनुसार भारत का रैंक क्या है? 130, 132, 134, 139। तो सही जवाब क्या हो जाएगा? 130 ऊपर हम लोग देख चुके हैं। अगला सवाल है, लिंग असमानता सूचकांक GII में 0 का क्या मान है? पूर्ण लिंग समानता, अत्यधिक लिंग समानता, मध्यम लिंग समानता, अपर्याप्त डाटा। तो अगर उसका 0 है, इसका मतलब पूरी तरह से लिंग में समानता है, कोई तरह से कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि यहाँ जो आपका 0 से 1 तक जाएगा, 0 से 1 तक, 1 मतलब पूरा असमान, क्योंकि यह असमानता को मापता है। अगला सवाल है, क्वेश्चन नंबर 17, किस वर्ष का मानव विकास रिपोर्ट मानव विकास के नए आयाम पर केंद्रित था? 90, 95, 2000, 2010। तो मानव विकास के नए आयाम पर केंद्रित कब का था? 1995 का, जिसमें लैंगिक समानता की भी बात की गई थी और लैंगिक सशक्तिकरण और लैंगिक विकास सूचकांक की शुरुआत की गई थी। अगला सवाल है, मानव विकास में सतत पोषणीयता का क्या अर्थ है? संसाधनों का तेजी से उपयोग, भावी पीढ़ियों के लिए अवसर की निरंतरता, केवल वर्तमान पीढ़ी की जरूरत को पूरा करना, पर्यावरण को अनदेखा करना। तो भावी पीढ़ियों के लिए अवसर की निरंतरता यानी उनके लिए भी बाकी रहे, ऐसा हिसाब लगाना क्या कहलाता है? सस्टेनेबिलिटी कहलाता है, सस्टेनेबिलिटी। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 19, मानव विकास रिपोर्ट 2023-24 में सबसे कम SDI कहाँ पाया गया है? पूर्वी एशिया, लैटिन अमेरिका, उप सहारा या फिर यूरोप। तो सही जवाब है उप सहारा अफ्रीका में सबसे कम विकास पाया गया था। आज का आखिरी सवाल, मानव विकास की अवधारणा क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि यह आर्थिक विकास पर केंद्रित है, क्योंकि केवल भौतिक कल्याण पर है, क्योंकि यह लोगों के विकल्प में वृद्धि और उनके सार्थक जीवन जीने पर बल देती है, क्योंकि यह केवल प्राकृतिक संसाधनों के दोहन पर है। इसलिए यह महत्वपूर्ण है क्योंकि यह लोगों के ऑप्शंस में वृद्धि और उनके सार्थक जीवन जीने में बल देता है, इसीलिए ऑप्शन सी आपका सही जवाब है। तो इस प्रकार आप देख चुके इस चैप्टर से 20 MCQ और साथ में इस चैप्टर का एक्सप्लेनेशन केवल और केवल मात्र 20 मिनट में। तो चलिए हम लोग फिर अगले दिन हम लोग देखेंगे कोई और चैप्टर का। तो बाकी जो वीडियो चैनल में है उसका आप लाभ जरूर उठाएं। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद, और चैनल को दूसरे स्कूलों वाले ग्रुप में, दूसरे कॉलेजेस के ग्रुप में आप जरूर शेयर करें, जिससे आर्ट्स के इंटर के ज़्यादातर विद्यार्थियों तक हमारी पहुँच बनी रहे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।